माइलॉइड लाइनर सेल्स की तरफ बढ़ते हैं और हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कुछ पूरे सेल्स को देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग मोनोसाइट्स देखेंगे और मोनोसाइट्स जो हैं वह ग्रैनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनेटर सेल्स से फॉर्म और डेवलपमेंट इनका हो रहा था। आपको ध्यान होगा इन बातों का, है ना। तो हम लोग इन सेल्स को पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, नाम ही मोनोसाइट बता रहा है, तो आप लोग एक बहुत अच्छे से पोर्शन देख सकते हो कि इसके सेल्स में मोनो मीन्स 1। ठीक, इनके सेल्स में हम लोग देख सकते हैं कि एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेंगे, केवल एक न्यूक्लियस जो है वह प्रेजेंट रहेंगे। और इन सेल्स के को ड्रॉ करने का प्रयास करूं तो मुझे एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और वो जो न्यूक्लियस है वह किडनी शेप्ड न्यूक्लियस रहेगा। तो हम लोगों को इन सेल्स में जो न्यूक्लियस देखने को मिलेगा वह किडनी शेप्ड न्यूक्लियस रहेगा। ठीक, अब क्योंकि ये ल्यूकोसाइट का पार्ट है और हम ल्यूकोसाइट को देखने का प्रयास करें तो यह 4 to 8% पूरे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में देखने को मिलेगा। मतलब जितने भी WBCs है उनमें से 4 से 8% के बीच हम लोगों को मोनोसाइट्स का नंबर देखने को मिलेगा। किडनी शेप न्यूक्लियस इसका इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आप लोग इसको ध्यान पे रखे रहेंगे। इसके साइज की बात करें तो यह 12 to 20 माइक्रोन के आसपास रहेंगे। किडनी शेप की जगह लोग कभी कभी बीन शेप्ड भी लिखते हैं ना, इसको ये भी ध्यान पे रखे रहना। तो इनका साइज देखा जाए तो 12 to 20 माइक्रोन इनका साइज रहेगा। 4 to 8% इनका ये रहेगा। ठीक है, अगर इनके लाइफ स्पैन की बात किया जाए तो ये ब्लड सेल्स में इन ब्लड 24 घंटे का कम लाइफ स्पैन है इनका। ठीक, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में इनका लाइफ स्पैन वीक या मंथ्स में हो सकता है। तो ब्लड में यह 24 घंटे से कम इनका लाइफ स्पैन है। और कनेक्टिव टिश्यूज़ में, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, अगर आपको ध्यान हो तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है और उसमें हम लोगों को वीक्स या मंथ्स में इनके लाइफ स्पैन हम लोगों को देखने को मिली है। ठीक, ये एक्टिव मोटाइल WBC है, ये भी ध्यान पे रखे रहना। जैसे कि इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में जहाँ पे इंजरी हुई है, टिश्यू इंजरी हुई है, ये सेल्स साइटोकाइंस की मदद से सिग्नल देंगे और ये उस जगह पे अटैक करने का काम करेंगे। एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है और इनका फंक्शन
फैगोसाइटोसिस का है, इस कारण से इनको मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स इनको कहा जाता है और ये नॉन स्पेसिफिक है। इस कारण से हम इनको इनेट इम्यूनिटी का कंपोनेंट के अंदर लेकर के हम लोग आएंगे। ये बात तो आपको पता है, जब ये टिश्यूज में है, जब मोनोसाइट टिश्यूज में रहेंगे तो उनको हम लोग मैक्रोफेजेस के नाम से जानते हैं। जब ये सर्कुलेटिंग ब्लड में है तब हम इन लोगों को मोनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को ध्यान पे रखना पड़ेगा। ठीक, मोनोसाइट्स को लोग मैक्रो पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्ट्रॉय करते हैं बैक्टीरिया, वायरसेस बाय फैगोसाइटोसिस। इस कारण से लोग इसको मैक्रो पुलिसमैन के नाम से भी जानते हैं। तो इतनी जानकारी आप लोगों को मोनोसाइट्स में जनरल पे रखनी पड़ेगी और आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ के रखा हुआ है ना। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना पॉइंट। रिसेप्टर्स या सरफेस मार्कर्स कौन कौन से प्रेजेंट है, इनको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग ध्यान से रखिए कि जो फर्स्ट रिसेप्टर है उस रिसेप्टर को कहा जाता है MFR रिसेप्टर। इसका फुल फॉर्म है मैनोसेल फ्यूकोसेल रिसेप्टर। देखो, सभी बैक्टीरिया के पास उनके कैप्सूल यूनिट है। कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड से मिलकर बना हुआ है, कुछ कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है। तो वो पॉलीसेकेराइड जो है वो इनके पास उनके रिसेप्टर्स हैं, तो वो बैक्टीरिया आकर के इन रिसेप्टर से जुड़ जाता है। फिर वो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया से उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो मैनोज और फ्यूकोज वाले लिगैंड से बाइंड करने का काम इन मैनोज फ्यूकोसिल रिसेप्टर का होता है। बस सिंपल सा फंडा है, यही सब चीज़ें ध्यान पे रखनी पड़ेगी आपको। सेकेंड रिसेप्टर आपको देखने को मिलेगा CD14 रिसेप्टर। अगर मैं CD14 रिसेप्टर की बात करूं, ये बाइंड करता है लाइपोपॉलीसैकेराइड से। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में हम लोगों को पता है कि आउटर मेम्ब्रेन और बाकी सब
आउटर मेम्ब्रेन जो है वो लाइपोपॉलीसेक्राइड से मिलकर बना हुआ रहता है। तो इसके पास CD14 रिसेप्टर होने की वजह से वो बैक्टीरिया का लाइपोपॉलीसेक्राइड यूनिट से जाकर के बाइंड हो जाएगा। फिर वो अगेन फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करेगा, बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय कर देगा। ये रिसेप्टर आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इनमें प्रेजेंट रहता है CD64 मार्कर, ठीक, CD64 मार्कर। CD64 मार्कर जो है वो FC गामा R1 रिसेप्टर है। तो आपको गामा FC गामा देखने को मिल जाएगा तो समझ जाना कि IgG से रिलेटेड है। जैसे कि आपने FC गामा R3 रिसेप्टर देखा, तो डिफरेंट FC रिसेप्टर्स इस मैक्रोफेजेस में पाए जाएंगे। R1 रिसेप्टर, R2 रिसेप्टर, R3 रिसेप्टर्स आपको इनके सेल सरफेस में देखने को मिलेंगे। तो FC गामा अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप सीधा बोलना कि गामा शब्द आया है G से। तो एंटीबॉडी G जो है वो FC गामा R1 रिसेप्टर जो है, तो ये IgG के लिए रिसेप्टर है, ठीक है। ये हाई एफिनिटी रिसेप्टर कहलाएगा। किससे बाइंड करेगा? IgG से। तो एंटीबॉडीज भी आकर के इससे जुड़ जाएंगे। इसकी एफिनिटी CD16 से ज़्यादा रहेगी, ये भी ध्यान पर रखे रहेंगे आप। नेक्स्ट मार्कर देखिए आप, CD32 मार्कर। इनको हम लोग बोलते हैं FC गामा R2 रिसेप्टर। ये जो है ये मॉडरेट एफिनिटी रिसेप्टर है। समझ गए ना, रिसेप्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्यों? ताकि वो पैथोजेंस के कोई ना कोई कंपोनेंट से बाइंड रहे। अब होगा क्या, IgG जाकर के जिससे बाइंड होगा उसको फैगोसाइटोसिस करवाना होगा, तो वह माइक्रोफेजेस के पास जाकर के FC पोर्शन से जुड़ जाएगा, माइक्रोफेजेस उनको फैगोसाइटोसिस कर देगा। यही सिंपल सा फंडा है। ऐसा ही हुआ ना, देखिए IgG क्या किया, एंटीबॉडीज से बाइंड हुआ होगा। अब इसका FC पोर्शन जो है वह मोनोसाइट से के रिसेप्टर से जुड़ जाएगा। ये क्या हो गया, FC गामा रिसेप्टर, ये IgG। एक साथ दो लोग काम कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इसका इस एंटीजन का क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस कर देगा। सिंपल सी बात, यही पूरा इम्यूनोलॉजी है। फिफ्थ देख सकते हैं, वो मार्कर कहलाता है CD16 मार्कर। तो आप देखो 16 2 जा 32, 32 2 जा 64। FC गामा R3 रिसेप्टर भी इसमें प्रेजेंट रहेगा। इनको हम लोग लो एफिनिटी रिसेप्टर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए 6 देख सकते हैं, इनके पास रहता है C3b रिसेप्टर। हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स में ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन है C3b, ठीक। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हम लोग को 11 प्रकार के कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स देखने को मिले जो इन्नेट इम्यूनिटी का पार्ट है। ये प्रोटीन्स धीरे धीरे जाकर के पैथोजन के सेल सरफेस में जाकर के बाइंड होते जाते हैं और वो फिर पोर्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं, सेम परफॉरिन जैसे, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स हैं।
तो उनका भी कोटिंग इनके पास हो जाता है। देखो होगा क्या कि मैक्रोफेजेस के पास ये क्या हुआ, हमारे पास मैक्रोफेज है, इनके पास ये रिसेप्टर है, तो C3b प्रोटीन्स आकर के इनसे बाइंड हो जाएंगे। ठीक है, अब एक प्रोसेस आप लोगों को मैं बताता हूं कि जैसे ही इसके पास बैक्टीरिया आया या कोई पैथोजन आया, इनके पास पैथोजन है और इसकी कोटिंग C3b कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन से हो जाए, इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑप्सो। इसके बारे में मैं और बताऊंगा आपको, अभी फिलहाल थोड़ा सा एलिमेंट्री आइडिया लेकर के रखे रहे। ऑप्सोनाइजेशन, तो कोटिंग एंटीजन का C3b प्रोटीन से हो जाए, अब इनके पास रिसेप्टर तो C3b आकर के जुड़ जाएगा, C फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, और 3 जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री 3 प्रोटीन्स है, B जो है उसके फ्रैगमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने क्लासेस डिवाइड करके रखे हुए हैं, वो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री वाले हिस्से में देखेंगे। तो एंटीजन की कोटिंग C3b प्रोटीन से कहलाता है, उसके बाद इसका फैगोसाइटोसिस होगा, फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन्स इनके सेल सरफेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे, इस प्रोसेस को हम लोग ऑप्सोनाइजेशन कहते हैं। 7th रिसेप्टर अगर आप देखने का प्रयास करेंगे वो है आपका CD35, ये एक्चुअल में CR1 ही रिसेप्टर है। ठीक है, बहुत सारे दूसरा देख सकते हैं, आप लोगों को देखने को मिलेगा LFA1, ये भी सेल अडेशन मॉलिक्यूल्स में मदद कर रहा है। आपको MHC2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेगा मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट पे। इस कारण से MHC2 में ये प्रेजेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि इनका कम्युनिकेशन T सेल्स के साथ भी है। तो T सेल्स के साथ कम्युनिकेशन करने का काम MHC2, ये भी प्रेजेंट है इसमें, CD35 भी प्रेजेंट है। ठीक, कुछ साइटोकाइन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है, देखो कितना। साइटोकाइन रिसेप्टर्स में आप लोगों को बताता हूं, इंटरल्यूकिन 4 के रिसेप्टर्स, इंटरफेरॉन गामा का रिसेप्टर, आप ध्यान पे रखे रहो कि इंटरफेरॉन गामा जो है, आपको ध्यान होगा कि ये मैक्रोफेजेस में जाकर के जुड़ जाते हैं, तो ये रिसेप्टर्स भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। एक और रिसेप्टर इसमें पाया जाता है FC, एप्सिलॉन R2 रिसेप्टर, इनको हम लोग CD23 मार्कर्स के थ्रू डिनोट करते हैं। देखो एप्सिलॉन शब्द जो है ये डिनोट करता है, ये रिसेप्टर हुआ FC रीजन IgE के लिए। ठीक है, तो ये लो एफिनिटी रिसेप्टर है, लो एफिनिटी रिसेप्टर है फॉर IgE। IgE एंटीबॉडी जो है वो एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए। तो एप्सिलॉन R2 रिसेप्टर जो है वो IgE के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखो एक सेल में इतने सारे रिसेप्टर्स हैं, और भी मार्कर्स मैं आप लोगों को बता देता हूँ, फिलहाल उतना ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मार्कर के फंक्शंस देख सकोगे, CD13 मार्कर प्रेजेंट रहेंगे,
CD15 मार्कर प्रेजेंट रहेंगे और CD68 मार्कर्स प्रेजेंट रहेंगे। इन सब के आप फंक्शंस अपेंडिक्स से देख सकते हैं। मेन के बारे में मैं आपको बता दिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट CD32, CD64 और CD16 है, यह आप लोगों को ध्यान पर रखना पड़ेगा। तो इतने सारे सरफेस मार्कर्स हम लोगों को मोनोसाइट्स में देखने को मिलते हैं। इन मार्कर्स को आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, इनके फंक्शंस को डिस्क्राइब करते जाएंगे, आपका काम होता जाएगा। जैसे कि LFA1 मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि यह सेल एडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। C3b रिसेप्टर ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस करता है। MHC2 जो है कम्युनिकेशन T सेल्स के साथ रिस्पॉन्सिबल है। साइटोकाइन रिसेप्टर, इंटरल्यूकिन्स, और ये देखिए इंटरफेरॉन आएगा, इस रिसेप्टर से बाइंड होगा और इन सेल्स को एक्टिव कर देगा। ठीक, FC एप्सिलॉन रिसेप्टर रहेगा तो IgE आकर के इससे बाइंड होगा। IgG का भी बाइंडिंग ये कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट पोर्शन है और कितना इम्पॉर्टेंट आपका ये मोनोसाइट है। तो फैगोसाइटिक सेल्स में अगर आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगा तो अब आप लोग मोनोसाइट्स को ही चुनेंगे।